Hello friends, welcome to iExamB. In this video, we are going to discuss important current affairs from PIB from 1st to 4th of July. Right? These current affairs are going to be useful for various exams like FCI, NABARD, RBI, and banking also. And this video is very much relevant from the perspective of UPSC also. Okay, so let's get started. There is this first news from Agriculture Ministry. एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हमारे रिसेंटली एक ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का सेंटर लॉन्च किया है। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड है ये नाबार्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड दिस डेवलपमेंट आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी आल्सो। ठीक है, तो करंट अफेयर में ये जो सेंटर अभी बनाया है ग्वालियर में ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ये एनएचबी से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो भी हमको देखना चाहिए, है ना। तो ये देख लेते हैं एनएचबी है क्या। बेसिकली एनएचबी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1984 में बनाया गया था, है ना। 1984 उस टाइम पे क्या हुआ था, एक कमिटी सेटअप की गई थी जिसका नाम था ग्रुप ऑन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, है ना। और इसके चेयरमैन थे मिस्टर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है और इनका ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी काफ़ी बड़ा योगदान है ना। तो इनकी अगुवाई में जो कमेटी बिठाई गई थी उनके रिकमेंडेशन के थ्रू ये नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड जो है वो एस्टेब्लिश हुआ 1984 में, है ना। और इस नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम ये हरियाणा में आएगा आपके, तो हेडक्वार्टर आपको ध्यान में रखना है। और ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कमेटी भी आपको ध्यान में रखनी है। अब ये हॉर्टिकल्चरल बोर्ड जो है वो बनाया क्यों था वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप नाबार्ड का अगर इंटरव्यू फेस करोगे, है ना, और उस टाइम पे अगर नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो आपको इंटरव्यू में भी पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चरल बोर्ड के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये उसके पीछे जो कारण था जो हॉर्टिकल्चरल बोर्ड एस्टेब्लिश करने का, वो यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। तो ये अराउंड 8 ऑब्जेक्टिव्स है इनके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉडर मटेरियल है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, यहाँ पे सभी जो येलो में पॉइंट हाईलाइट किए हैं, अगर आप उनको पढ़ सकते हैं तो आपको ध्यान में आएगा एनालाइज करके कि ये बहुत ही एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉडर मटेरियल है। अगर आप एग्रीकल्चरल पे किसी ऐसे लिखते हो कोई, और आप ये सब जो कीवर्ड्स है या फिर ये जो डायमेंशंस है आप यूज करते हो, तो आपके पास अच्छा खासा मतलब मटेरियल ऐसे लिखने के लिए तैयार हो जाता है ना। ये एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि भाई डेवलपमेंट ऑफ हाईटेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, मतलब ये था कि ये जो हॉर्टिकल्चर है ये कमर्शियल होना चाहिए और हाईटेक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई मैन्युअली संतरे तोड़ रहे हैं, मैन्युअली एप्पल तोड़ रहे हैं, फिर उनका सेग्रीगेशन भी मैन्युअली चल रहा है, फिर उसको हम पेरिशेबल तो कमोडिटी है ही है और हॉर्टिकल्चर, फिर उसको हम बर्फ में लिटा के कुछ दिन चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जितना हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे पेरिशेबल कमोडिटीज में उतना उससे रिटर्न बढ़ेगा, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतना वेस्टेज कम होता है। ठीक है, वेस्टेज कम होगा तो अपने आप आपका आउटपुट जो है वो बढ़ेगा, है ना। तो ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का। ठीक है, उसके बाद में आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब एक बार आपने कटाई कर ली, मान लो संतरे का आपका बगीचा है और आपने संतरे की कटाई कर ली, तो वो हार्वेस्ट हो गया वो आपका क्रॉप। उसके बाद में बहुत सारा मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट किस तरह से होता है, मान लो कि कुछ संतरे खराब है तो उनको अच्छे संतरों से अलग करना पड़ेगा, सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। फिर उसमें से कुछ हाई क्वालिटी संतरे जो होते हैं, मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी के, मतलब जिनका मतलब एक ही साइज के सब हो लगभग, उनको अलग करना है ताकि वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाकी हम डोमेस्टिक मार्केट में यूज कर सकते हैं। फिर कोल्ड स्टोरेज है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी हमको चाहिए ताकि ज़्यादा समय तक हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस टिका रहे, है ना। तो ये सब चीज़ें पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। ये भी डेवलप करने का एक ऑब्जेक्टिव था नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का। अब वो किस हद तक आज की डेट में तैयार हुआ है वो अलग डिबेट का मुद्दा हो सकता है, हुआ है नहीं हुआ है ये, इस पे अलग डिबेट चल सकती है, लेकिन
एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, ये सब आर्गुमेंट्स हमको पता होनी चाहिए, है ना। अगर कल उठ के आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करने को बोलेगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसमें भी आप ये सब पॉइंट्स यूज कर सकते हो। हाईटेक कमर्शियल है, हाई टेक्नोलॉजी कमर्शियल हॉर्टिकल्चर है या नहीं है, किस हद तक है, फिर कौन से रीजन में है तो सिर्फ उत्तराखंड पंजाब हरियाणा रीजन में है, या फिर विदर्भा मराठवाड़ा या रायलसीमा रीजन में भी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एनर्जी एफिशिएंट कोल्ड चेन। ये कोल्ड चेन वाला जो मुद्दा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, मतलब टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आपका, तो आपकी जो पेरिशेबल कमोडिटीज है वो खराब होने लगती है ना। और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम तो चल ही रही है, डबलिंग फार्मर इनकम। अगर वेस्टेज बढ़ जाएगा तो फार्मर इनकम डबल डबल होने के बजाय आधा भी हो सकता है ना। तो इसकी वजह से ये कोल्ड चेन वाला जो मुद्दा है ये बहुत ही न्यूज में है, और ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, मतलब क्वालिटी ऑफ सीड्स, है ना, वो भी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड हम फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे तो अच्छे क्वालिटी का यील्ड, अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो ये भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है एनएचबी का। फिर जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका रेटिंग भी होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, रेटिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल नर्सरीज, है ना, ताकि मतलब हम उनको सर्टिफिकेट दे सके कि आपका जो माल है, आपकी जो नर्सरी है वो एकदम पक्की है, एकदम अच्छे क्वालिटी की है, तो उससे आपको जो एक्सपोर्ट मार्केट में आपको उससे हेल्प होगा, है ना। ये सब चीजें भी हमको करनी चाहिए, तो वो भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था एनएचबी का इन 1980s ओनली। आज की डेट में वो कितना मतलब सही से हो पा रहा है नहीं हो रहा है, कुछ हद तक आपको इंडिया के किसी पार्ट्स में दिख भी सकता है, बट पूरे इंडिया में ये अभी तक होने का है ना। मार्केट डेवलपमेंट फ्रेश हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस प्रमोशन, मतलब प्रमोशन मार्केटिंग भी करना है हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस का। आप अगर देख रहे हैं जो आर्गुमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से लेके, तो एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन से लेके मतलब पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सभी तरह के आर्गुमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट यू कैन हैव अ गुड फॉर्डर मटेरियल टू आंसर एनी टाइप ऑफ एसे ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स अगर आपके मुंह पे होंगे, आपके दिमाग में चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तो आपको जल्दी आर्गुमेंट सूझेंगे, है ना, ठीक है। ये फार्म मैकेनाइजेशन, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर का, ठीक है। अगर अगर ये सब चीज़ें आप कर लेते हो तो यू विल गेट गुड गुड होल्ड ऑन एग्रीकल्चरल टॉपिक्स। आगे बढ़ते हैं, ये अभी आए दिन पीआईबी पे एक न्यूज़ चलती रहती है कि भाई आज मॉनसून यहाँ पहुंचेगा, आज मॉनसून नॉर्थ में रहेगा, है ना, आज मॉनसून सेंट्रल इंडिया तक पहुंचेगा, ऐसी बहुत पीआईबी पे न्यूज़ चलती रहती है। बट हमारे रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमको मोटा मोटी ये आइडिया होना चाहिए कि इंडिया के किस रीजन में कितना रेनफॉल पड़ता है ना। वो अगर हमको पता है तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे फिर उस एरिया में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न सुटेबल होता है, ठीक है। तो वो इस मैप के जरिए हम देखेंगे। ये है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट में जो है सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, अराउंड 200 से 250 सेंटीमीटर तक सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है यहाँ पे। आपकी जो मानसून शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होगी, ये डायरेक्ट हिट करती है यहाँ पे, ठीक है। एक जो मानसून की विंड है वो यहाँ पे भी जाएगी, ठीक है, सीधा इधर हिट करेगी, कुछ यहाँ पे जाएगी। तो ये जो कोस्टल एरिया होता है यहाँ पे हमेशा ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और उसके मुकाबले ये वेस्टर्न घाट में और भी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे हिली एरिया है। आपकी जो भी मानसून विंड्स आती है उसको टकराती है, और इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे ज्यादा बरसात होती है, ठीक है। तो इस रीजन में आपको राइस का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, कोंकण में और ये केरला वाले एरिया में, है ना, राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी ज्यादा है ना। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, यहाँ से अंदर जाओगे, तो मानसून जो विंड है उसकी जो मानसून मतलब जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे है ना ज्यादा रेनफॉल नहीं होता। ये राजस्थान का जो एरिया है देख रहे होंगे आप, यहाँ से मतलब 20 से 50 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होता है। फिर ये कच्छ का जो रीजन है यहाँ पे भी ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है। अगर आप ऊपर जाओगे ये एरिया, यहाँ पे तो बहुत ही कम रेनफॉल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये आर्गुमेंट मैंने दिया आपको कि जैसे ही आगे बढ़ेगा ये मानसून, उसका रेन मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, रेनफॉल कम होता है, लेकिन इस एरिया में क्या है,
अगर रेनफॉल कम भी हो तो जो हिमालय से ओरिजिनेट हुई हुई जो रिवर्स है उनकी वजह से इस एरिया में इरिगेशन और पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी खासी मात्रा में है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉस्परस है पंजाब हरियाणा रीजन में। ठीक है, इसके अलावा ये भी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रेनफॉल आएगा अराउंड आपका 100 to 150। ठीक है, ये जो बारिश मानसून की जो विंड से डायरेक्ट अंदर पहुंचती है यहाँ से, ये बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये हमने वेस्ट बंगाल वेस्टर्न घाट अभी देखा है, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया है यहाँ पे भी बहुत रेनफॉल होता है। आए दिन आपको आसाम में फ्लडिंग सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, रेनी सीजन में हर साल वहाँ पे फ्लड आता है ना, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पे भी 200 से 250 तक रेनफॉल होता है। कम वाला जो रेनफॉल एरिया है वो ये है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला। हाईएस्ट रेनफॉल एरिया नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट, और बाकी जो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे मीडियम रेनफॉल होता है। उसमें भी मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन है, और ये जो रायलसीमा रीजन है यहाँ पे जो है वो ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। क्योंकि ये जो आप एरिया यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सीधा वाला यहाँ पे जो टोपोग्राफी है इंडिया का, यहाँ की जो मतलब ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जा रही है यहाँ पे ऐसे सीधी जाती है। ठीक है, या फिर ऐसे जाती है। इसीलिए ये जो नीचे वाला एरिया है तमिलनाडु एरिया, चेन्नई का एरिया, ये ड्रॉट प्रोन है और वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। इसलिए जब चेन्नई में 5 साल पहले जब फ्लडिंग हुआ था, तो वो मतलब एक आउटस्टैंडिंग मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी जहाँ पे चेन्नई में फ्लडिंग आया था, इसलिए वो बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई। ठीक है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यही फिर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा रेन मतलब पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे राइस और व्हीट का आपको प्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी राइस और प्रोडक्शन का इस एरिया में राइस व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। व्हीट का नहीं होता बट राइस का प्रोडक्शन यहाँ इस एरिया में ज़्यादा होता है। और शुगर केन भी एक वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है, इसलिए शुगर केन का प्रोडक्शन इस एरिया में यूपी वाले, और बाद में सेंट्रल इंडिया यहाँ पे महाराष्ट्र में सोलापुर रीजन में, और कुछ हद तक इन कावेरी बेसिन में शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब सोलापुर जो मराठवाड़ा में आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है इरिगेशन का यूज करके शुगर केन का क्रॉप ले रहा है, इसी वजह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है बहुत नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये क्रॉपिंग पैटर्न और रेनफॉल का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके ध्यान में आ गया होगा, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत बार नाबार्ड में जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो उसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्होंने एमओयू साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट तो आप याद कर लोगे, लेकिन ये जो रीजन है जिसके साथ जिसकी वजह से एमओयू साइन किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, अभी आरबीआई का ने जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है 2021 से। मतलब आप न्यूज एक पढ़ोगे लेकिन उस पे से क्वेश्चन अलग ही आएगा। ठीक है, आपका एम्फेसिस माइक्रोसॉफ्ट पे रहेगा, लेकिन वो पूछ ये लेंगे कि भाई किस लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एमओयू साइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। फिर ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक न्यूज़ में था, पीआईबी पे। ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो आरबीआई और नाबार्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इवन बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, ये आता है आपके स्विट्जरलैंड में। और उनका ये एवरी 2 ईयर्स एक रिपोर्ट लॉन्च होता है, ये काफ़ी फेमस और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। ये है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मान लो अगर कुछ आप इन्वेंशन करते हो, है ना, जैसे मान लो अभी ये कोशील्ड जो है, कोशील्ड अभी हमने नहीं बनाई है ना, ये बाहर से आई है। ठीक है, हमारी कोवैक्सिन है, कोवैक्सिन हमने बना ली, तो कोवैक्सिन जो है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी भारत बायोटेक की। ठीक है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, अगर किसी को कॉपी करना है तो उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, है ना। और कॉपी करने देना है कि नहीं देना है वो भी डिसाइड कौन करेगा, जिसने वो इन्वेंट किया है। ठीक है, तो भारत बायोटेक का जो ये कोवैक्सिन जो है भारत बायोटेक की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई।
तो इसी कंसेप्ट से लेके आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, फार्मा सेक्टर में होती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो ये है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। और ये कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंक्लूड रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स एज एमएसएमई। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो एमएसएमई जो है ये बहुत बार न्यूज़ में आता है, और बहुत सारे लोग मुझे ये डाउट्स पूछते हैं, ये एमएसएमई होता क्या है भाई? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज तो है, मतलब छोटे मोटे दुकानदार जो, ये तो है, लेकिन ये है कौन हमारे अब तक? मतलब ये तो डिसीजन अब हुआ कि रिटेल और होलसेलर एमएसएमई में आएंगे, ये अब तक तो नहीं थे रिटेलर्स और होलसेलर एमएसएमई में। तो ये जो किराना वाले हैं, है ना, ये है क्या एमएसएमई? अब तक नहीं थे लेकिन अब होंगे। ठीक है, तो ये एमएसएमई का बहुत सारे लोगों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता, ये दिखते क्या है, होते कौन है, कैसे दिखते हैं, किस एरिया में काम करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना, इनका लेवल ऑफ इनकम क्या है, टर्नओवर क्या है, ये सब क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, सो दैट यू कैन टैप द इश्यूज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एमएसएमई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लो ये कि ये टाटा नेक्सॉन है। टाटा नेक्सॉन बनाती है आपकी टाटा। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि एमएसएमई क्या है। ठीक है, उसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये टाटा ने कार बनाई। ठीक है, अब इस कार में हजारों कंपोनेंट लगते हैं। तो आपका टायर लगेगा, फिर हेडलाइट लगेगा, फिर ये लोगो है यहाँ पे, फिर कलर लगेगा, फिर इसके नीचे जो है ये इसकी चासिस लगती है, ये ग्लास लगते हैं, ऐसे हजारों कंपोनेंट लगते हैं इसमें। ठीक है, अब ये सारे के सारे कंपोनेंट टाटा मैन्युफैक्चर नहीं करता है। ये टायर मान लो एमआरएफ से आया, या सीएट से आया, या गुडियर से आया। ठीक है, हेडलाइट कोई और बनाएगा, इसका जो ये जो ग्लासेस है ये कोई और कंपनी बनाती होगी। तो टाटा क्या करता है, टाटा का ये डिजाइन है पूरा, है ना, इन सब का स्पेसिफिकेशन जो है वो टाटा देगा, और इस हिसाब से बहुत सारे लोग ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि एमएसएमई होता क्या है। तो आप मान लीजिए इस कार में अगर हजार कंपोनेंट लग रहे हैं, तो ये हजार कंपोनेंट कौन से हैं? मान लीजिए ये चैसिस है। ठीक है, ये चैसिस है, इसके ऊपर आपकी कार बैठती है। ठीक है, ये मतलब ये फाउंडेशन होता है आपके कार का। तो ये जो चैसिस है ये फैब्रिकेटेड होती है, ये अलग अलग मतलब पार्ट्स स्टील के लेके ये वेल्डिंग किया जाता है, और उससे ये चैसिस बनती है। तो ये टाटा नहीं बनाएगा, ये छोटा मोटा कंपोनेंट है, इसका सिर्फ डिजाइन टाटा देगा, और बनाने वाला दूसरा इंडस्ट्री होगा, हो सकता है वो स्मॉल इंडस्ट्री हो। ठीक है, ये होते हैं स्मॉल इंडस्ट्री। तो मान लो टाटा लगभग अराउंड 1 से 2 लाख कार साल की बनाता है। 1 से 2 लाख कार ईयरली, मतलब ये 1 से 2 लाख चैसिस हो गई, मतलब ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। तो ये जो है 3-4 वेंडर्स में टाटा बांट देगा, सो दैट टाइमली डिलीवरी हो सके, है ना। तो ये हो गई आपकी स्मॉल इंडस्ट्री। फिर आपके कार में बहुत सारे होजेस भी लगते हैं, मतलब फ्यूल के होजेस होते हैं, पानी के होजेस होते हैं, और फिर ऑयल का भी होता है, उसके होजेस होते हैं, एसी के अलग होजेस होते हैं, एसी के वेंट के, है ना। ये यहाँ पे होजेस दिखते हैं। होजेस मतलब एक तरह का पाइप होता है। ठीक है, ये आपके कार में आपको दिखते हैं। तो अब ये होजेस ये टाटा थोड़ी मैन्युफैक्चर करता है, ये टाटा मैन्युफैक्चर नहीं करता है। होजेस का स्पेसिफिकेशन मतलब कितने टेम्परेचर तक आपको आपका होज जो है वो विथस्टैंड करना चाहिए, तो वो टेम्परेचर वो मैन्युफैक्चरर को दे देगा। मटेरियल भी शायद दे देगा वो, और बोलेगा कि मुझे ऐसा होज चाहिए, इतने लेंथ का चाहिए। तो ये भी एक इंडस्ट्री हो गई। हो सकता है ये माइक्रो इंडस्ट्री हो जाए। ठीक है ना, छोटा कंपोनेंट है होज मतलब, तो हो सकता है ये माइक्रो इंडस्ट्री हो जाए, आपके माइक्रो में आ जाए। फिर टाटा में गाड़ी में ये फ्यूल टैंक भी लगता है। आप देख पा रहे हो, ये फ्यूल टैंक है, ये मेटल से बना हुआ होता है। अब इस पे छोटे मोटे पाइपिंग भी लगे होते हैं, है ना। ये भी शायद टाटा ना बनाए, मैं तो टाटा का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज ऑपरेट कर रही है। मर्सिडीज है चाकन में, पुणे में प्लांट है मर्सिडीज का। बीएमडब्ल्यू भी है, फोक्सवैगन का प्लांट है पुणे के पास। ठीक है, तो ये सब लोग जो है ये जो छोटे मोटे चीज़ें हैं उनकी कार में लगने वाली, ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। अगर हजारों कंपोनेंट ये अगर खुद मैन्युफैक्चर करने लग जाए तो इनको 50 प्लांट और डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो वेंडर्स होते हैं इनके, जिसको हम स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं, है ना, एमएसएमई, तो ये है एमएसएमई। अब ये मैंने आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल देके बताया, ऐसे स्टील सेक्टर के अलग एमएसएमईज होंगे, उनका अलग सप्लाई चेन चलता है, उनके अलग होंगे। ठीक है, फार्मा सेक्टर का भी है, उनका अलग होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एमएसएमईज। मतलब ये जो छोटे मोटे कंपोनेंट जो बना रहे हैं, इंजीनियरिंग में हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग में हो, या फिर फार्मा सेक्टर में हो,
तो ये होते हैं आपके एमएसएमईज। ठीक है, अब ये एमएसएमईज हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि माइक्रो कौन सा, स्मॉल कौन सा और मीडियम कौन सा। ठीक है, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने एक गाइडलाइन दी है। ठीक है, तो उसमें ये गाइडलाइन के उनका बेसिस है, एक तो टर्नओवर या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टर्नओवर है या फिर इन्वेस्टमेंट, इसके बेसिस पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का सेग्रीगेशन होता है। तो ये अमाउंट क्या है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की, ये यहाँ पे मैंने बहुत और भी इजी तरीके से यहाँ पे दिया है। माइक्रो का अगर इन्वेस्टमेंट मतलब कोई कंपनी हो जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है या फिर टर्नओवर 5 करोड़ है, तो वो आएगा आपका माइक्रो में। या फिर कोई 10 करोड़ वाली कंपनी है इन्वेस्टमेंट की और टर्नओवर 50 करोड़ है, वो फिर स्मॉल में आएगी। और अगर 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ उनका टर्नओवर है, तो वो आएगा आपका मीडियम में। ठीक है, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूँ कि ये माइक्रो टू स्मॉल जो है वो है आपका 10 टाइम्स। ठीक है, और स्मॉल टू मीडियम जो है ये है आपका 5 टाइम्स। यहाँ पे टर्नओवर में भी वैसा ही है, ये है आपका 10 टाइम्स और ये है आपका 5 टाइम्स। तो आप अगर माइक्रो का भी अगर याद में रख लो कि 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है, तो उसका 10 टाइम कर दो तो आपको स्मॉल का इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और इंटू 5 कर दो तो आपको मीडियम का मिलेगा। ठीक है, तो आप ये रट लो, मतलब ध्यान में रख लो, और उससे आप ये बाकी का डिराइव कर सकते हो। और ये रिसेंटली रिवाइज हुआ है ये एमएसएमईज का टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको नोट डाउन करना है। एमएसएमई जो है वो बैंकिंग पर्सपेक्टिव से या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज़ में था, ये स्कीम एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये लॉन्च हुआ आपका 2013 में। ठीक है, अब ये स्कीम है क्या वो हम आगे देखते हैं। इस स्कीम के तहत इनका एम है टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, टू रिड्यूस पॉवर्टी by enabling the poor household to access gainful self employment and skill wage। ठीक है, मतलब मनरेगा जो है वो भी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है। ठीक है, मनरेगा, लेकिन मनरेगा पॉवर्टी एलिवेशन कैसे कर रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे के। ठीक है, मतलब कहीं पे अगर खड्डे खोदना है, कहीं पे सड़क बनानी है, कहीं पे प्लांटेशन करना है, तो आप मनरेगा के थ्रू लेबर एम्प्लॉय कर सकते हो, फिर उनको पैसा गवर्नमेंट देगा। ठीक है, 202 रुपये जो है उनका मिनिमम वेज है अभी आज के डेट में। तो मनरेगा, फिर ये एनआरएलएम भी पावर्टी एलिवेशन स्कीम है, फिर ये डिफरेंट कैसे है। तो एनआरएलएम क्या करती है कि एनआरएलएम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी, लेकिन आपको स्किल देगी, आपका स्किल डेवलप करेगी टू गेट वैल्यू, टू गेट गेनफुल एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपको फिटिंग का स्किल दे देगी, आपको मतलब क्या है, कुकिंग का कोई स्किल सिखा देगी, या फिर ब्यूटी पार्लर का कोई स्किल सिखा देगी, है ना। आपको सीड डेवलपमेंट में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, सीड डेवलपमेंट कैसे करना है उसका स्किल सिखा देगी। तो उसके थ्रू क्या होगा, आपका स्किल डेवलप होगा तो आपको आपके पास काम आएगा, आपके पास काम आएगा तो पैसा भी आएगा, तो फिर उससे आपका एम्पावरमेंट होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी। ये बेसिक एम है किसका, एनआरएलएम का, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, अब इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्डर मटेरियल्स है। ऐसी सब चीज़ें आप अगर ऐसे में या फिर आपके सब्जेक्टिव आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। आरबीआई ग्रेड में जैसे अभी सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग है, वहाँ पे आप ऐसे सब आर्गुमेंट से जो है आपने यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि ये हर आंसर में आप यूज़ करो, रिलेवेंट होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है कि सोशल मोबिलाइजेशन होना चाहिए। सोशल मोबिलाइजेशन मतलब जो भी अलग अलग डिफरेंट क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास में होंगे, अपर मिडिल क्लास, सॉरी लोअर मिडिल क्लास होंगे, या फिर लोअर क्लास के लोग होंगे, तो उनका सबका सोशल मोबिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुअर। अब ये वन ऑफ द एग्जांपल क्या है इसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी एक इंस्टीट्यूशन करके उभर के आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है, आपका वुमन एम्पावरमेंट होता है, और सभी जाति धर्म के विलेज लेवल पे उसमें कोई लोग जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, फिर मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, फाइनेंशियल क्रेडिट अवेलेबल करके दिया जाता है ना। उस हिसाब से फिर ये जो एनआरएलएम है यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल डेडिकेटेड एंड सेंसिटिव सपोर्ट स्ट्रक्चर। ठीक है,
मतलब एक सपोर्ट सिस्टम भी देना चाहिए। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है एनआरएलएम का कि भाई जो भी हम लाइवलीहुड मिशन चला रहे हैं या फिर लाइवलीहुड का जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रहे हैं थ्रू स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए एक सेंसिटिव सपोर्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए। रिक्वायर्ड टू इंड्यूस, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? क्योंकि सोशल मोबिलाइजेशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशन अगर बिल्ड होता है तो ये जो मिशन हम चला रहे हैं वो सस्टेनेबल हो जाता है, लॉन्ग टर्म में चलता है। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो फिर दो चार साल चली और फिर बंद हो गई, ऐसा हो सकता है। इसलिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, फैसिलिटेट नॉलेज डिसेमिनेशन, स्किल बिल्डिंग एंड एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू फाइनेंशियल क्रेडिट। ठीक है, एक्सेस टू मार्केटिंग ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें एनआरएलएम के थ्रू होती हैं ताकि मतलब रियल सेंस में एम्पावरमेंट हो ग्रास रूट लेवल पे, सो दैट लोगों को एम्पावरमेंट मतलब मांगने की बजाय वो खुद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। तो ये बेसिक एम है ये एनआरएलएम का। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी नाबार्ड में पूछा गया था, तो इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए सो दैट जो एनालिटिकल स्टेटमेंट आते हैं नाबार्ड के मेंस में वो आप टैकल कर पाओ। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक केवीआईसी ने एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट बोल्ड, है ना। केवीआईसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। तो ये बाम्बू जो प्रोजेक्ट बोल्ड है, बाम्बू ओयासिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ये प्रोजेक्ट बोल्ड, इसका ये मतलब प्रीलिम लेवल पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि बोल्ड भाई क्या है, प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है। तो ये बाम्बू से रिलेटेड है, उसका लॉन्ग फॉर्म है ये बाम्बू ओयासिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। तो ये आपने नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। ये पीआईबी पे न्यूज़ में थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट है और इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, आरबीआई में भी इस साल इस पे क्वेश्चन आया था, आरबीआई फेज 1 में। ठीक है, तो ओल्ड एज का काफ़ी इशू चल रहा है कोरोना के चलते, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी 2017 में। ठीक है, 2017 में लॉन्च करके 20 तक ये चलनी थी, लेकिन 2020 में आपका कोरोना कोरोना आ गया, तो गवर्नमेंट ने ये एक्सटेंड कर दी। अब ये चलेगी आपकी 3 साल और। ठीक है, मार्च 2023 तक। और एलिजिबल कौन है? एलिजिबल है 60 से ऊपर वाले ओल्ड एज लोग, है ना, जो रिटायर हो चुके हैं, अभी उनको ज़रूरत है पेंशन की, वो लोग इसमें एलिजिबल है। तो वो अगर 10 साल के लिए 15 लाख अगर रुपए रखते हैं, ठीक है, तो उनको पर ईयर नहीं, पर मंथ 12,000 रुपये मिलेगा। ये 15 लाख जो है मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, 15 लाख जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर 15 लाख पर आप अगर रख रहे हो तो 12,000 का पेंशन आपको मिलेगा पर मंथ। तो ये इतनी चीज़ें आपको इसमें नोट डाउन करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक एमसीक्यूज के फॉर्म में इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये हर साल आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये लॉन्च करता है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च करता है, और इसका जो थीम है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट है, ये रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी हुई थी, उसके बाद में आरबीआई ने जो इस साल का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रिवाइज किया है। ठीक है, पहले था 10 10.5, अब कितना है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, ये पहले वाला है 10.5, ये तो एलिमिनेट हो गया एक, तो बचे हुए 4 में से एक आंसर है, वो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन। फिर ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ बैंकिंग, है ना। तो ये लेबर फोर्स सर्वे कौन लॉन्च करता है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, फिर ये लास्ट सेशन का एक क्वेश्चन है कि भुवन किसने लॉन्च किया? भुवन लॉन्च किया था इसरो ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 to 4 का करंट अफेयर खत्म हो गया है। और आपको अगर कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे आरआरबी के कोर्सेज चल रहे हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं सो दैट यू कैन इंश्योर योर सिलेक्शन इन आरआरबी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।